Friends and future officers. This is Devendra Rathi, All India Rank 279 in the UPSC CAPF 2023 examination. And in this video, we'll be discussing about the recruitment process by which Group A service officers, exclusively the assistant commandants, are being recruited by the Union Public Service Commission. तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी का क्या प्रोसेस होता है असिस्टेंट कमांडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ग्रुप ए सर्विस में आते हो. जो ग्रुप बी, सी और डी में आते हैं वो आप देख सकते हो कि कौन कौन से पोस्ट्स हैं जो ग्रुप बी, सी, डी में होती हैं. तो ग्रुप बी, सी और डी वाली जो पोस्ट हैं, ये सबऑर्डिनेट पोस्ट जो हैं उनकी रिक्रूटमेंट्स एसएससी करती है. बी वाले ऑफिसर्स जनरली ए में आ जाते हैं प्रमोट होके. सी वाले बहुत रेयर ही आ पाते हैं क्योंकि ए तक पहुंचने से पहले ही वो रिटायर हो चुके होते हैं. तो अगर आपको ग्रुप्स ए में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करनी है, अगर आपको गेजेटेड क्लास 1 ऑफिसर बनना है, तो आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा. एंड अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, देन यूपीएससी का सीएपीएफ एग्ज़ाम होता है जो साल में एक बार होता है. और उसी एग्ज़ाम के पूरे प्रोसेस को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो इस वीडियो में आपको दो चीज़ें पता लगेंगी. पहली बात तो पूरा प्रोसेस क्या है, दूसरी चीज़ कि लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, मतलब कितना कंपटीशन आज के टाइम पे है इस एग्ज़ाम में, तो आपको कितने ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे केस स्टडी लेके चलेंगे. यूपीएससी सीएपीएफ 2023 एग्जामिनेशन, द सेम एग्जामिनेशन विच आई हैव क्रैक्ड. तो इस एग्जामिनेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे. तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन वही 1 साल का है. आपका अप्रैल में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है, आपका अगस्त में एग्ज़ाम होता है. जो बच्चे क्लियर करते हैं उनका फिर फिजिकल मेडिकल होता है दिसंबर के आसपास. उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ होते हैं मई जून के आसपास, और जुलाई में इसका रिज़ल्ट आता है, जुलाई अगस्त. कभी कभार कोर्ट केस हो, लिटिगेशन हो तो लेट भी हो जाता है. तो 1 साल तक तो एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस ही चलता है. सो जो इस साल की रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट थी यूपीएससी की, वो ये थी जो कि अप्रैल में आई थी. एंड यू कैन क्लियरली सी कि इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 322 थी. बट दीज वैकेंसीज़ वर इंक्रीज्ड टू 359. ये इंक्रीज़ हो गई थी बाद में, ठीक है. और हमेशा इंक्रीज़ नहीं होती. वी वर लकी इनफ कि हमारी हो गई थी, बट देन कई बार ये डिक्रीज़ भी हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल जो पिछला साल था 2022, उसमें ये वैकेंसीज डिक्रीज़ भी हुई थी. सो इट सोलली लाइज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूपीएससी कि उनको वैकेंसीज बढ़ानी है या घटानी है. कई बार फोर्स बोल देती है कि नहीं बढ़ानी हमें, तो फिर यूपीएससी उसमें से कम कर देता है. इस साल बढ़ानी थी उनको तो बढ़ गई थी. तो अप्रैल में हमारी वैकेंसीज आप नोटिफाई हो गई थी. अच्छा, ये कैसे डिसाइड होता है कि वैकेंसीज 322 होंगी या 359 होंगी? इसका मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ. जितनी भी फोर्सेस हैं, हमारी 5 फोर्सेस हैं जिनकी रिक्रूटमेंट यूपीएससी करता है. ग्रुप ए सर्विस की एक्सक्लूसिवली असिस्टेंट कमांडेंट्स. अगर आपको सब इंस्पेक्टर लगना है या जनरल ड्यूटी में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लगना है, तो आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. बट आपको अगर असिस्टेंट कमांडेंट लगना है डायरेक्टली, जिनको डेगो भी बोलते हैं, डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर्स, अगर आपको क्लास 1 ऑफिसर बनना है तो आपको यूपीएससी का सीएपीएफ का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा. सो द प्रोसेस इज़, ये पांचों फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करती हैं. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक अप्रोप्रिएट टाइम पे पांचों फोर्सेस को बोलता है कि आप अपनी रिस्पेक्टिव वैकेंसीज़ का रोस्टर मुझे भेज दो. पांचों फोर्स अपनी वैकेंसीज़ का रोस्टर भेजती हैं. जो भी डायरेक्टर जनरल्स होते हैं उनके थ्रू एमएचए में वैकेंसीज़ का रोस्टर जाता है. फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उस पूरे रोस्टर को कंपाइल करता है कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं, और वो फाइल भेज देता है यूपीएससी को कि आप इतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को रिक्रूट करो और हमें ला के दो. फिर यूपीएससी पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाता है और लास्ट में उतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की फ़ाइल वापस से एमएचए को भेज देता है. एमएचए वो फाइल्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है रिस्पेक्टिव फोर्सेस में, और फिर रिस्पेक्टिव फोर्सेस जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको उनके जॉइनिंग लेटर इशू कर देता है, और फिर आप असिस्टेंट कमांडेंट्स बन जाते हो. सो दिस वाज द प्रोसेस बाय विच वैकेंसीज आर डिसाइडेड. उसके बाद में हम देखते हैं कि एप्लीकेशन डेटा क्या है. अच्छा, ये जो एप्लीकेशन डेटा है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंपटीशन पता लग जाए, कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और कितना क्या कंपटीशन अभी एग्जिस्ट करता है. तो ये वाला जो डेटा है ये मैं कहाँ से आपको ला के दे रहा हूँ वो बता देता हूँ. अंडर आर्टिकल 323, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. अंडर दिस आर्टिकल यूपीएससी इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड
कि वो अपनी पूरे साल की एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करती है, ठीक है, वो उनको देनी ही पड़ेगी। उस रिपोर्ट के अंदर उनका सारा डेटा होता है कि उन्होंने कितनी रिक्रूटमेंट्स करी हैं, कितने बच्चों ने कौन से एग्ज़ाम में अपीयर किया है, कितने बच्चे इंटरव्यू के लिए आए थे, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए एंड सो ऑन, सारा डेटा होता है। तो उसी में से मैं आपको एप्लीकेशन का डेटा निकाल के दे रहा हूँ। ये जो रिपोर्ट है इसी की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज़ दी 72nd एनुअल रिपोर्ट। ये यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। सो दिस इज़ दी मोस्ट ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल आउट देयर। तो इसमें आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितनी हैं। तो 10th रो में आप देख सकते हो कि CAPF लिखा हुआ है। CAPF के एग्ज़ाम में 2021-22, अच्छा मैं 2021-22 का डेटा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है। इसके बाद की अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, मे बी इस साल में कभी भी आती होगी। तो आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, 2.5 लाख कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन। और पिछले साल तो ये नंबर 3 लाख के आसपास था। अच्छा, ये नंबर डिक्रीज़ कैसे हो गया? जनरली तो बढ़ना चाहिए, वो डिक्रीज़ ऐसे हो गया कि वैकेंसीज़ बहुत कम हो गई थी। 2020 में जो वैकेंसीज़ थी वो आपकी थी अप्रॉक्स मतलब 250 के आसपास कुछ थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, बट यहाँ 2021 में आपकी जो वैकेंसीज़ थी वो 151 के आसपास नोटिफाई हुई थी। सो वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई थी, इसलिए शायद बच्चे डीमोटिवेट हो गए होंगे, उन्होंने नहीं भरा होगा। बट देन 2.5 से 3 लाख बच्चे तो एप्लीकेशन डालते ही हैं। सो आपको पता लग गया होगा कि कंपटीशन तो इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा है। तो अगर आपको क्लियर करना है तो मेहनत आपको नो डाउट करनी ही पड़ेगी। तो मेरा जो एग्ज़ाम था 2023, उसमें वैकेंसीज़ भी ठीक ठाक थी। तो आप और कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है, तो आप कह सकते हो कि 3 से 4 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन डाली होंगी। क्योंकि 2020 में ही जब 250 के आसपास वैकेंसी थी तो 3 लाख एप्लीकेशंस आई थी। तो अब तो 3-4 साल उसको निकल गए हैं, तो आराम से 3 से 4 लाख वैकेंसीज, 4 लाख के आसपास मान के चलो 4 लाख एप्लीकेशंस आई ही होंगी। जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी उसमें से देख के फिर मैं आपको बाद में ही बता दूंगा। सो दिस इज़ दी एनुअल रिपोर्ट। उसके बाद में अगर हम टॉपिक पे वापस आएँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो आप असिस्टेंट कमांडेंट्स बनते हो, ये यूपीएससी जिसकी रिक्रूटमेंट कराती है, ये ग्रुप ए सर्विस में आते हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, ये गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, आर इक्विवेलेंट टू IPS, ठीक है। जो पुलिस में DYSPs होते हैं, DYSPs जिनको हम DSP बोलते हैं, या फिर जो कमिश्नरेट सिस्टम में ACP होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, DYSP होते हैं। बट देन अगर हम इनको CAPF में बात करें, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, तो इनको असिस्टेंट कमांडेंट्स बोलते हैं। सो यू आर इक्विवेलेंट टू एन ACP एंड यू आर इक्विवेलेंट टू अ DSP, जो इनकी पावर होती है। इनफैक्ट इनसे ज़्यादा ही पावर आपके पास होती है कुछ केसेस में, और आप अपनी फोर्स के जो भी स्टैट्यूट होता है उसके अंदर आप गवर्न रहते हो। एंड डे 1 से आप 130 मैन को कमांड करते हो, आप कंपनी कमांडर होते हो। और आपके अंडर आई थिंक 3-4 इंस्पेक्टर्स आते हैं, बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स आते हैं, बहुत सारे ASIs आते हैं एंड सो ऑन। सो एक पूरी 130 मैन की कंपनी होती है, जिसमें नो डाउट वुमेन भी होती होंगी, उसके आप कमांडर होते हो एंड यू आर नोन एज दी कंपनी कमांडर। सो कमिंग बैक, स्टेप 1 पे आता है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जनरली अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, और यूपीएससी एक पूरा बड़ा नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है जिसके अंदर सारी की सारी अप्रोप्रिएट डिटेल्स होती हैं। उसमें आप अपना फॉर्म में डेटा डालोगे, आप फ़ोटोज़ अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उनको दोगे, और शुरू में वो इस बात को मान लेते हैं कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो। जब बाद में आपका इंटरव्यू स्टेज पे आप पहुंचोगे, देन वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। एंड अगर आप इंटरव्यू स्टेज पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत मिलेगा तो फिर वो आपको कैंडिडेचर आपका तभी की तभी कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में आते हैं रिटन एग्ज़ाम पे। स्टेप 2, आपका रिटन एग्ज़ाम होता है अगस्त में। उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जो कि 250 मार्क्स का होता है, एंड पेपर 2 जो कि 200 मार्क्स का होता है। पेपर 1 में जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, मैथ, साइंस एंड वट नॉट। बहुत वास्ट सिलेबस है, इस वीडियो में बताना शायद ठीक नहीं होगा, तो पेपर 1 का सिलेबस मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो पेपर 1 होगा, 2 घंटे का होता है जनरली। ये एडमिट कार्ड मैंने साथ में लगा दिया है, आप इसमें से देख सकते हो। ये रहा टाइम, 10 से 12 पेपर 1 होता है। उसके बाद सेम डे को शाम को 2 से 5 पेपर 2 होगा। जो पेपर 2 होता है उसमें आपको 4 ऐसे लिखने होते हैं।
प्रेसी राइटिंग होती है, उसमें आर्ग्यूमेंट राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूँगा। सो 450 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सेम डे होगा। यूपीएससी ऐसे एडमिट कार्ड देती है, ये एडमिट कार्ड आप देख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। इसमें 2 सेपरेट कट ऑफ लगेंगी। पेपर 1 की अलग कट ऑफ होगी, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की अलग कट ऑफ होगी। उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पेपर 2 जो 200 मार्क्स का है उसमें आपको मिनिमम 50 मार्क्स तो स्कोर करने ही है। अगर आपके 50 मार्क्स इसमें नहीं आए, इधर चाहे आप फुल मार्क्स ले लो, आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। तो आपको इधर 50 मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी हैं। एंड बिलीव मी, ये यूपीएससी की मार्किंग है, इसमें मार्क्स लाना इतना ईजी नहीं होता। अगर आप सोचो कि मैं कुछ भी लिख के आ जाऊँगा और मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप देखो कि जो अच्छे स्कोर करते हैं, जिनके मार्कशीट बाद में आती हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 50 से भी नीचे हैं, उनके भी कई बार 70 to 80 के बीच में मार्क्स होते हैं। तो इसमें स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, इतना ईजी नहीं होता मार्क्स लाना। तो पहले तो आपको पेपर 2 में 50 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, प्लस ये कंपटीशन है तो आपको और ज़्यादा भी स्कोर करना चाहिए। तो इसका अलग से कट ऑफ डिसाइड होती है। अच्छा, अलग से कैसे डिसाइड होगी वो मैं आपको भी बता देता हूँ। सपोज़ आज एग्ज़ाम हुआ, यूपीएससी ने ओएमआर शीट्स और बाकी सारी शीट्स चेक की और कैंडिडेट्स की एक लिस्ट है यूपीएससी के पास। सपोज़ 3 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था ना, तो सपोज़ ये लिस्ट है वो। अच्छा, इस लिस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम मार्क्स वाला बच्चा है इसको सबसे ऊपर रखा गया है इस लिस्ट में। और इस लिस्ट को फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, मतलब उससे कम वाला बच्चा उससे नीचे, यहाँ पे उससे कम वाला उससे नीचे, एंड सो ऑन। मतलब कि जो सबसे लास्ट वाला बच्चा होगा इसके सबसे कम मार्क्स होंगे। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बना दी जाती है। और जितनी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में 359 कैंडिडेट्स थे, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो आप 6 to 7 टाइम्स। ये कई बार 6.5 होता है, कई बार 6.45 होता है, वेरी करता है। इट्स सोलली लाइज अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द यूपीएससी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो जो भी नंबर आएगा, जैसे कि इस साल जो नंबर था वो 2323 था। इतने नंबर ऑफ, इतने जो टॉप के कैंडिडेट्स होंगे ना, जैसे 3 लाख में से जो टॉप के 2300 बच्चे होंगे उनको यूपीएससी सिलेक्ट कर लेगा रिटन में और उनको अगली स्टेज पे भेज देगा। बाकी सारी लिस्ट खराब, मतलब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने बच्चे हैं वो 2323 कैंडिडेट्स हैं। ये वाले बच्चे यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो टॉप के 2323 कैंडिडेट्स हैं इनको रख लेगा, यहाँ से लिस्ट को काट देगा, मैंने आपको सिंबल भी दिखाया है, और इस लिस्ट को वो डिस्कार्ड कर देगा। अब ये जो 2323 बच्चे होंगे, अब आप देख सकते हो कि इसमें सिलेक्शन रेट कितना कम है। मतलब फर्स्ट स्टेज पे ही मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। 99% कैंडिडेट्स फर्स्ट स्टेज पे ही बाहर हो जाते हैं। और कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, 0.5 से 0.6 के आसपास बच्चे फर्स्ट स्टेज में क्लियर करते हैं। तो यहीं पे ही सबसे ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आप इसमें ढंग से पढ़ के जाएँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढंग से सॉल्व करके जाएँ। अच्छा, कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट स्टेज इज़ योर पीईटी, पीएसटी एंड एमएसटी। ये नेक्स्ट स्टेज है आपकी। तो अब हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द स्क्रीनशॉट जो रिज़ल्ट आया था, जो हमारा रिज़ल्ट था उसमें आप देख सकते हो क्लियरली द लास्ट कैंडिडेट वॉज 2323 सीरियल नंबर पे। तो 2323 बच्चे उन्होंने सेलेक्ट किए थे, बाकी के उन्होंने डिस्कार्ड कर दिए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो पीएसटी, पीईटी और एमएसटी है आपका। ठीक है, अच्छा ये जो टेस्ट हैं ये अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये जो 2300 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, फिर इनको आप एडमिट कार्ड जारी होता है, जो भी नोडल एजेंसी होती है, जैसे इस साल आईटीबीपी थी, वो आपको एडमिट कार्ड इशू करेगी। एडमिट कार्ड आपके पास आएगा और आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने जाओगे। वो आपको अपनी बटालियंस में बुलाते हैं। पीएसटी में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में सिर्फ हाइट, वेट और चेस्ट आपकी चेक होती है। ओनली दीज 3 पैरामीटर्स आर चेक्ड, ये वाले 3 पैरामीटर्स। और बिलीव मी, इन 3 पैरामीटर्स में भी बहुत बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न है। ऐसा नहीं है कि आपको हाइट, वेट, चेस्ट ही उधर मेजर होगी। ऐसा होता है कि मिनिमम 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द मेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट्स पे इसके रिलेटेड कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। मेल कैंडिडेट्स की चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
वो भी अनएक्सपैंडेड चेस्ट, क्योंकि वो आपको बाद में 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपैंड करने के लिए भी बोलेंगे। वो क्या करते हैं, आपको आपके कपड़े उतरवा देंगे, आपकी चेस्ट पे इंची टेप लगाएंगे, आपको बोलेंगे सांस छोड़ो। जब आप पूरा सांस छोड़ चुके होगे तो आपकी चेस्ट नापेंगे, वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर आपको इंची टेप लगाए लगाए बोलेंगे कि आप एक्सपैंड करो चेस्ट। फिर आप सांस लोगे, आपकी चेस्ट एक्सपैंड होगी, फिर आपका कुछ एक नंबर आएगा, तो वो चेक करेंगे कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में 83 सेंटीमीटर मेरी अनएक्सपेंडेड थी, 89 सेंटीमीटर मेरी एक्सपेंडेड थी, तो 6 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन था। मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए तो मैं क्लियर हो गया था। कई बच्चे 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन नहीं कर पाते तो वो बाहर हो जाते हैं। कईयों की मिनिमम 81 नहीं होती तो वो भी बाहर हो जाते हैं। बट देन वो आपको कोऑपरेट करते हैं, वो आपको बोलते हैं पुशअप वुशअप मार लो, थोड़ा जितना बढ़ सकता है बढ़ा लो। उसके बाद में आपका जो वेट है वो हाइट के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कितना ही भी आप वेट लेके चले जाओगे। फॉर एग्जांपल सपोज़ आप इस एज ग्रुप में आते हो, ठीक है, और आपकी जो हाइट है वो सपोज़ 170 है, तो आपका वेट इस रेंज में होना चाहिए। अगर इस रेंज से बाहर है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो आपको अपना वेट अपनी हाइट के हिसाब से लेके चलना है, वरना आप यहाँ पे जाओगे। एंड बिलीव मी, बहुत सारे बच्चे ओवरवेट होते हैं और वो बाहर हो जाते हैं। इसमें दिक्कत ये आती है कि जो रीमेडिकल होता है ना, वो अगले दिन ही होता है। अब सपोज़ आपका 5 kg वेट ज़्यादा है, तो आप एक दिन में कैसे मतलब कम कर लोगे, नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर रिटर्न होने के बाद अगर आपको लगे कि आपका क्लियर हो रहा है तो आप अपना वेट शुरू में ही कम कर लेना, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। और ये फीमेल का है, फीमेल को भी अपना बॉडी वेट अपनी हाइट के हिसाब से रखना पड़ता है। ये चार्ट है, आप वीडियो पॉज करके चार्ट देख सकते हो। उसके बाद में होता है आपका पीईटी, जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है। उसमें क्या होगा, आपकी 100 मीटर्स रेस होगी, 800 मीटर रेस होगी, लॉन्ग जंप होगी जो कि अप्रॉक्सीमेटली 11.5 फीट की होती है, ठीक है। तो आपको ये करना पड़ेगा। और ये सब इवेंट्स जो होते हैं बैक टू बैक होते हैं, आपको रेस्ट जनरली वो नहीं देते हैं। 100 मीटर ख़त्म होते हैं आपको वो 800 मीटर की लाइन पे खड़ा कर देंगे, 800 मीटर ख़त्म होते ही भगा के आपको लॉन्ग जंप वाली पिट पे ले जाएंगे। ये सब चीज़ें बैक टू बैक होती हैं, कैंडिडेट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इतना ईजी नहीं होता, ये डिस्क्वालिफिकेशन स्टेज है, इसके मार्क्स नहीं होते। आप यहाँ पे क्वालिफाई करके आपको आगे आगे बढ़ना है। डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप यहीं से बाहर हो। फॉर एग्जांपल किसी की हाइट में दिक्कत है, 165 नहीं है, तो यहीं से बाहर कर देंगे, वो आपको आपका कैंसिल हो गया यहीं पे। अगर आप वो क्लियर करके 100 मीटर में बाहर हो गए तो यहाँ से आपको बाहर कर देंगे। और ये मेटल रोड पे भगाते हैं जिस पे व्हीकल चलते हैं, जो आपके हाईवेज़ वगैरह होते हैं, ऐसे रोड पे आपको भगाते हैं, ट्रैक पे आपको नहीं भगाते हैं। तो अगर आप गिरे तो समझो आपके घुटने गए, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पे। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अपने आप में बहुत वास्ट है। इसमें एक एमएसटी बोर्ड बनाया जाता है, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोर्ड, जिसके अंदर 3 बहुत ही सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो कि कमांडेंट रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। कमांडेंट रैंक इज़ इक्विवेलेंट टू कर्नल रैंक, जो कि एसएसपीज होते हैं। कर्नल रैंक के ऑफिसर होंगे जो आपको चेक करेंगे। कई बार वो डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स भी होते हैं। तो ये जो 3 मेंबर होते हैं, ये उसमें से एक तो आपका जनरल सर्जन होता है, एक आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और एक आपका आई स्पेशलिस्ट होगा। ये आपको ढंग से चेक करते हैं। ढंग से का मतलब है बहुत ढंग से चेक करते हैं। एंड क्या होता है ना कि आप प्रिपेयर कर रहे होते हो जब, तो आप सिर्फ पढ़ाई में लगे होते हो, आप अपनी बॉडी का उतना ध्यान रखते नहीं हो। अपना जो भी आप जंक फूड वगैरह खाते हो और आपके बॉडी में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं होता। और उधर जब आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, एक्सरे होगा और बीपी वगैरह पता नहीं क्या क्या टेस्ट होता है उधर, तो वो जब टेस्ट होंगे ना तब आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। आप वैसे सरप्राइज तो आप हो गए ही होगे उस दिन, प्लस अगर आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत निकलती है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसके बारे में मैं ढंग से एक पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। जो भी बच्चे यहाँ रिजेक्ट होते हैं उनका फिर आरएमई होता है, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि नेक्स्ट वर्किंग डे होता है। जैसे कि अगर आपको सपोज सैटरडे को आपका मेडिकल था तो बीच में संडे आ गया, तो मंडे को आपका रिव्यू मेडिकल होगा नेक्स्ट डे। तो एक दिन में तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये मुश्किल कितना होता है ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे बैच में 27 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया था। दे क्रैक्ड दी फिजिकल, लेकिन फिजिकल क्लियर होने के बाद भी 27 में से 13 बच्चे रीमेडिकल मिल गया उनको, वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो ये कितना मुश्किल है आप देख लो। 50% बच्चे यहाँ भी बाहर होते हैं, ठीक है। ये बहुत मुश्किल स्टेज थी मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे थे जो दिखने में बिल्कुल फिट दिख रहे थे, लेकिन उधर उनको कुछ ना कुछ पता नहीं क्या निकाल के उनको रीमेडिकल दे दिया था।
सो इट वॉज़ रियली अ वेरी चैलेंजिंग, और यहाँ पे पेशेंस भी बहुत चाहिए होता है। तो फिर आप जब ये तीनों स्टेजेस क्लियर करते हो तो आप इंटरव्यू स्टेज पे पहुँचते हो, ठीक है। अब इस चीज़ में भी कंपटीशन देख लेते हैं कितना है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि 2-3 कैंडिडेट्स जो थे वो क्लियर हुए थे रिटन में, उन्होंने फिजिकल मेडिकल दिया। फिजिकल मेडिकल देने के बाद सिर्फ 1189 कैंडिडेट्स क्लियर हुए इंटरव्यू के लिए। इसका मतलब क्या है, आधे से ज़्यादा बच्चे फिजिकल मेडिकल में फ़ेल हो गए। इट इज़ सो टफ। फिजिकल मेडिकल को बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं और उधर जाके फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे भी जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 50% ही है। उसके बाद में स्टेज 3 इज़ योर पर्सनैलिटी टेस्ट। योर इंटरव्यू 150 मार्क्स का है। आपका 4 बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो 4 बोर्ड मेंबर्स आपका इंटरव्यू लेंगे। वही सेम यूपीएससी का जो आईएएस आईपीएस का जो बोर्ड होता है, वही सेम बोर्ड आपका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंटरव्यू देना इज़ अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपने जो मतलब प्रिपरेशन की है वो वर्थ है। वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। आप देख लो कि 3 लाख बच्चों ने भी अगर एग्ज़ाम दिया है तो सिर्फ 1100 बच्चे इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच पाते हैं। तो इंटरव्यू देने के बाद इंटरव्यू के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आते हैं स्टेज 4, द फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। देखो, आपने सपोज पेपर 1 में मार्क्स स्कोर किए सपोज 150, ठीक है। पेपर 2 में आपने सपोज मार्क्स स्कोर किए 80, ठीक है। और सपोज आपके पर्सनालिटी टेस्ट में जो कि 150 मार्क्स का है, ये आपका 250 मार्क्स का है, ये आपका 200 मार्क्स का है, ये आपका 150 मार्क्स का है योर इंटरव्यू, ठीक है। इसमें आपने इतने इतने मार्क्स स्कोर कर लिए। सपोज मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल नंबर्स लेके चल रहा हूँ, और इस वाले में आपके सपोज 70 मार्क्स, 70 तो कम हो जाएंगे, 80 लगा लेते हैं, 80 मार्क्स आए, तो आपके टोटल कितने हो गए, 310 मार्क्स हो गए आपके, ठीक है। तो ये जो आपके टोटल मार्क्स होंगे ना, दिस एक्स, ये वाली वैल्यू, ये A+B+C, ये फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, आप पोज करके भी पढ़ सकते हो। इसमें सपोज 310 मार्क्स आए हैं इस बच्चे के जिसकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। ऐसे हर एक के अपने अपने आए होंगे मार्क्स, ठीक है। तो यूपीएससी क्या करता है, हर एक बच्चे के मार्क्स के हिसाब से एक दोबारा से लिस्ट बनाएगा, ठीक है। इस लिस्ट में कितने बच्चे होंगे, 1189 जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, वो लिस्ट बनाएगा। लेकिन अब सोचो ना, इंटरव्यू तो बेशक आपने दिया है, बट देन 1189 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया है। अब सारे तो सेलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि वैकेंसीज तो 359 है। सो इस 1189 में से भी जो टॉप के 359 होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और बाकी के 800 के आसपास बच्चे वो मतलब अगले साल एग्ज़ाम देंगे दोबारा से, ये नहीं बच्चे क्लियर होंगे। सो यूपीएससी यहाँ पे भी सेम चीज़ करता है, मैक्सिमम वाले मार्क्स वाले बच्चे को सबसे टॉप पे रखेगा, उसके बाद में उससे कम वाले को, एंड सो ऑन, ऐसे डिक्रीज़ होते जाएंगे मार्क्स, और सबसे लास्ट में वो बच्चा होगा जिसके सबसे कम मार्क्स हैं। फिर यूपीएससी क्या करेगा, 359 वैकेंसीज थी ना, तो जो 359th बच्चा है, ये वाला बच्चा, इसके नीचे से इस लिस्ट को काट देगा, यहाँ से ये नीचे वाली लिस्ट को डिस्कार्ड कर देगा, और ये वाली लिस्ट को ज्वाइनिंग लेटर्स मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो। अच्छा, कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी वो बता देता हूँ। जो ये लास्ट बच्चा है ना 359 वाला, इसने जितने मार्क्स स्कोर किए होंगे, सपोज इसने 328 मार्क्स स्कोर किए हैं सपोज, सो 328 जो है वो कट ऑफ स्कोर है। मार्क्स स्कोर्ड बाय द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट इज ऑलवेज द कट ऑफ। सेम चीज़ रिटन में भी अप्लाई होती है, सेम चीज़ फाइनल मेरिट में भी अप्लाई होती है। तो यूपीएससी ने अब क्या किया, 359 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया है, 830 कैंडिडेट्स को डिस्कार्ड कर दिया है। वो अब दोबारा से तीनों स्टेजेस को दोबारा से देंगे। तो आप कंपटीशन देखो, अब 2023 का डेटा, अप्रॉक्स 3 से 4 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें से 2300 बच्चे रिटन क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। मतलब 99% तो यहीं कम हो गए। उसके बाद आप पीएसटी पीईटी एमएसटी दोगे, आधे बच्चे फिर यहाँ भी बाहर हो जाएंगे। 1189 बचे वो इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू देने के बाद भी मेरिट बनेगी, उसमें से भी जो टॉप के 359 होंगे, ये मतलब उनको बिल्कुल क्रीम चाहिए। ये जो बच्चे होंगे 359, ये फाइनल सेलेक्ट होंगे, और ये बाद में जाके आपके असिस्टेंट कमांडेंट्स बनेंगे, जो कि आपकी कंपनी को चलाएंगे आने वाले टाइम में। तो अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ग्रुप ए सर्विस में जॉब करनी है, सर्विस करनी है, तो आपको ये बात अभी समझ लेनी चाहिए कि देयर इज़ अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन
और अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो देन यू हैव टू गिव योर 100%। अपनी सारी चीज़ें, सोशल मीडिया, ये वो छोड़ देना, जहाँ भी आपका टाइम वेस्ट होता है उसको छोड़ दो, उन सब चीज़ों को, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो। अभी के लिए, बाद में सेलेक्ट होने के बाद जो मन करे वो करना, बट अभी के लिए यही है। ये मैंने मोटिवेशन के लिए फ़ोटो लगाई है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एंड आई थिंक दिस इज़ माई पंच लाइन, ये मेरी पंच लाइन है। इधर स्टडी प्रॉपरली और डो नॉट स्टडी एट ऑल। पढ़ना है तो भाई ढंग से पढ़ो, नहीं तो फिर पढ़ो ही मत। ये जो बीच वाले बच्चे होते हैं ना, वो बार बार एग्ज़ाम देने में रह जाते हैं, वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो अगर आपको सेलेक्ट होना है तो फिर ढंग से पढ़ो। आप पढ़ रहे हो तो फिर सिर्फ पढ़ना, अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें मत करना, सेलेक्ट होने के बाद कर लेना। सो आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कंपटीशन कितना है अभी। अगर आपको एक अच्छी सर्विस में जाना है, ग्रुप ए सर्विस, जो कि आपकी क्लास 1 ऑफिसर की सर्विस है, अगर आपको वहाँ सर्व करना है, आपको एक पावरफुल पोस्ट चाहिए जहाँ पे आप इम्पैक्ट ला सकते हो सोसाइटी में, देश के लिए कुछ कर सकते हो, अगर आपको ऐसी कोई पोजीशन पे जाना है, देयर इज़ अ कट थ्रोट कंपटीशन, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, लगे रहो। सम डे यू विल ऑल्सो सी योर नेम इन द लिस्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की प्रोसेस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। विल मीट यू सून।